हुआ मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक पॉलिटिकल मुद्दा होगा और दूसरा इकनॉमिक मुद्दा, जिसकी बुनियाद एक बार फिर पॉलिटिक्स ही है। लेकिन जहां तक सियासत की बात है तो मुज़ाकरात जो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान होने थे, तीसरा राउंड उसका वो मुलाकात पर ही अटक के रह गए हैं। और अगर ये बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात नहीं होती पीटीआई की नेगोशिएशन टीम की, तो क्या मुज़ाकरात को ख़त्म शुद्ध समझा जाए? बावजूद इसके कि पीटीआई ने आज कहा है कि जो मुज़ाकरात में कोई रखना नहीं आना चाहिए और क्लेम वो कर रहे हैं कि डेडलॉक नहीं है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी भी यही क्लेम कर रही है, लेकिन हकीकत है कि डेडलॉक मौजूद है और डेडलॉक इमरान खान से मुलाकात ना होने के हवाले से है। जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी नेगोशिएशन कमेटी की, वो आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। मुस्लिम लीग नून प्लस पीपल्स पार्टी की जो कमेटी है और इत्तेहादियों की दीगर वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रोवाइड करने से कासिर है। नपे तुले अल्फाज में, ढके छुपे अल्फाज में वो कह रहे हैं कि हुकूमत कह रही है कि इमरान खान को रिहा करना हमारे बस की बात नहीं है। और एक और जगह जो मामला अटका हुआ है वो है कि पीटीआई इन राइटिंग मुतालबात नहीं दे रही। हुकूमत डिमांड कर रही है कि इन राइटिंग आप मुतालबात लिख के दें। सो इस पर बात करेंगे कि क्या मुज़ाकरात अब यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते, क्या इमरान खान से मुलाकात हो सकती है कि नहीं हो सकती, और क्या 20 जनवरी से पहले ये मुलाकात हो सकेगी? ये बड़ा एक अहम सवाल है। दूसरा, आज मिलिट्री कोर्ट्स की सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, बड़ा इंटरेस्टिंग वो समात रही और कल तक ये समात चली गई है। आज भी जितने बाकी केसेस थे वो ड्रॉप कर दिए गए और कल के लिए भी कहा है आईनी बेंच ने कि कल के लिए भी तमाम केसेस ड्रॉप कर दिए जाएंगे और सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से मुद्दा केस सुना जाएगा। तीसरा बड़ा अहम नुक्ता मईशत के हवाले से, आज फेडरल मिनिस्टर फॉर इकनॉमिक अफेयर्स उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि हुकूमत के खर्चे कम हो रहे हैं। क्या वाकई हुकूमत के खर्चे कम हो रहे हैं? और अगर मईशत बेहतर हो रही है तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट अवाम पे नज़र क्यों नहीं आ रहा? एक तरफ हुकूमत के दावे हैं कि मईशत बेहतर हो रही है, दूसरी तरफ अपोजिशन स्पेशली एंड स्पेसिफिकली पीटीआई का दावा है कि मईशत की हालत इस वक्त बहुत ख़राब है। और एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि जी बिजली की कीमतें कम करने के लिए हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा और जब तक पावर टैरिफ कम नहीं होगा तब तक आपकी मईशत बेहतर नहीं हो सकती। तो क्या वज़ीर आज़म एतराफ़ कर रहे हैं हुकूमत की बेबसी का कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है और बिजली की कीमत कम करवाने के लिए भी आईएमएफ का मिन्नत तरला करना पड़ेगा? इसी मामले पे इन तमाम मुद्दात पे बात करेंगे आज प्रोग्राम में। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिस्कशन क्वेश्चन आंसर्स के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे मरकज़ी रहनुमा हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की को कमेटी का हिस्सा भी हैं, इमरान खान की जो लीगल टीम है उसका हिस्सा भी हैं, एडवोकेट सैयद अली बुखारी साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं रियासत अली आज़ाद साहब, साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। उनके साथ मौजूद हैं शहबाज राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर मुआशरी तज्ज़ियाकार हैं। और PMLN के साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अली गौहर बलोच साहब जो कि सरकर्दा रहनुमा हैं PMLN के। एडवोकेट सैयद अली बुखारी साहब, जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। अगर ये मुलाकात नहीं होती तो क्या मुज़ाकरात को ख़त्म शुद्ध समझा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। गरीदा, सबसे पहले तो ये गुफ्तगू शुरू हुई तो सबसे पहले कमेटी इमरान खान साहब ने बनाई जो पॉलिटिकल कमेटी थी और उसके जवाब में गवर्नमेंट ने भी सारी चीज़ें मैं वाइंड अप कर देता हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से भी एक पॉलिटिकल कमेटी बनी गुफ्तो शनीद के लिए, जिसके अंदर सारी पार्टी से उन्होंने अपनी जो MQM, मुस्लिम लीग एज़ फार एज़ पीपल्स पार्टी थी सारी की सारी शमूलियत की। और आपको याद होगा कि हमारा दो निकाती एजेंडा था, दो चीज़ें ही टेबल हुई, दो चीज़ें ही डिस्कशन में आई, दो चीज़ें ही मिनट ऑफ मीटिंग्स में आई, जो मैंने सुना राना सनाउल्लाह साहब को एक प्रोग्राम के अंदर और जो स्पीकर याद सादिक साहब ने कहा। एंड और एक चीज़ थी जो गवर्नमेंट इंश्योर की थी, गवर्नमेंट ने कोई चीज़ भी रिटर्न नहीं दी, उन्होंने कहा हमारी कोई पॉइंट ऑफ एजेंडा है ही नहीं, ठीक है, जो उन्होंने खुद कहा। और वो जो इंश्योर किया उन्होंने वो ये किया कि जी आप
कि इमरान खान साहब से मुलाकात होगी। अब जब उन्होंने ये कहा मुलाकात होगी, तो एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज अ पॉलिटिकल वर्कर, जो अडियाला जेल है उसके जेल खाना जात का एक मिनिस्टर होता है। जेल के अंदर प्रिजनर रूल्स होते हैं, प्रिजनर रूल्स भी मुझे इजाज़त देते हैं। जेल खाना जात का मिनिस्टर भी गवर्नमेंट का बैठा हुआ है, इवन अदरवाइज अगर मुलाकात ना हो। और मैं तो साइफर ट्रायल करके आया हूँ ना सारा, आज भी खान साहब के ट्रायल में जाता हूँ, सुबह भी 8 तारीख को 9 मई वाले केसेस में जाऊँगा। इशू ये है मुलाकात ना तो प्रिजन रूल्स के अंदर लिखे हुए हैं, ना जेल मैनुअल इजाज़त देता है, वकला से इजाज़त देता है मुलाकात की जो कि हुई है कल, फैमिली से मुलाकात की इजाज़त देता है जो कि आज हुई है, बाकी लोगों से भी इजाज़त देता है। ये जो लोग आपके रोज़ आम फैम में कैदी अंदर होते हैं, जिनके चाचे मामे बाकी रिश्तेदार दोस्त अहबाब जा रहे होते हैं, उनकी मुलाकातें होती हैं। रेडी के अंदर भी होती हैं, प्रिजनर रूल्स के अंदर भी होती हैं, सुप्रिटेंडेंट कमरे में भी होती हैं, बाय लॉन्स में भी होती हैं। और क्योंकि मैं तो ट्रायल की बात बता रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, लॉन्स के अंदर ये पिछले जितने ट्रायल हुए धूप में, वहाँ पर जजेस बैठे भी होते हैं, उनका स्टाफ भी बैठा होता है, प्रोसिक्यूशन जितनी गई होती है इंक्लूडिंग नैब सारे के सारे बैठे होते हैं। तो अगर हुकूमत सीरियस है और हुकूमत मुलाकात होनी चाहिए थी, और हुकूमत अगर सीरियस है या हुकूमत के बस में कुछ है, हुकूमत के बस में कुछ है, या मुलाकात करवाने में उनको देर नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें कहना चाहिए था ओके फाइन जी, हम देर फर्स्ट से कह रहे हैं, आप भी आगे, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे पास डंडे हथौड़े नहीं है, आपने बैठ के बात करनी है। हुकूमत खुद नहीं करवा रही है, हुकूमत के बस में नहीं है। अब ये तो हुकूमत बताएगी ना, हुकूमत का रिप्रेजेंटेटिव बताएगा कि जब आपने इंश्योर किया कि हम आपको मिलाएंगे और आपको मिलना चाहिए, इनका अपना स्टांस था ये कि जी ठीक है आपके पॉलिटिकल लीडर हैं, ही इज बिहाइंड द बार, हम सारे उन्हीं के नाम पे बैठे हुए हैं, उन्हीं के नाम पे वोटें लेकर आए हुए हैं। सो दिस इज अ बड़ी क्लियर बात है, इसके अंदर तो कोई दूसरा बात होना नहीं चाहिए ना। ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। शहबाज राना साहब, मैं आपका व्यू पॉइंट लेना चाहूंगी। आज जो फाइनेंस मिनिस्टर ने की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मईशत वाकई बेहतर हो रही है? क्योंकि उसके बाद पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कह रहे थे कि जी मईशत का तो बेड़ा गर्क होके रह गया है। और साथ में कमेंट कीजिएगा जो वज़ीर आज़म ने आज एतराफ़ किया है कि बिजली कीमतें कम करने के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए पाकिस्तान की जो मैशियत है ना, इसको एक आपको रिलेटिव टर्म्स में देखना पड़ेगा। अगर हमारी इकॉनमी अच्छी होती तो आज हम इस पोजीशन में होते कि 17 अरब डॉलर जो कर्ज हमने वापस करना है दोस्त ममालिक का, वो हम रोल ओवर ना करते, उसमें से कुछ ना कुछ वापस कर देते। आज खुद वज़ीर आज़म ने कहा कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात ने 2 अरब डॉलर का कर्ज दिया वो रोल ओवर करने के लिए तैयार हो गया। तो एक तो इंडिकेटर ये हम उस चीज से बाहर नहीं निकले जिस चीज को ये लोग अच्छा लेकिन इसको हुकूमत तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट कर रही है कि यूएई ने $2 बिलियन रोल ओवर टेक्निकली जब आप किसी का पैसा वापस नहीं कर सकते तो आप डिफॉल्ट करते हो। लीगल डिफॉल्ट तब होता है जब हुकूमत डिक्लेयर कर देती है। हुकूमत की बचत इसलिए हो रही है कि मुत्तहिदा अरब अमारात, चाइना, सऊदी अरेबिया और कुवैत, और जब पैसा उनका लेने की बारी आती है तो हमारी दरख्वास्त के ऊपर उसको एक्सटेंड करते हैं। जो दरख्वास्त होती है वो इतनी आसान नहीं होती, बहुत कुछ आपका नीचा सर करके आपको दरख्वास्त करनी पड़ती है। अगर आप उसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि आज से 1.5-2 साल पहले पाकिस्तान के दिवालिया होने की बात हो रही, तो वो सूरत हाल अब नहीं है, क्योंकि आप IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं। जब आप IMF के प्रोग्राम के अंदर होते हैं तो उसमें कुछ गारंटीज होती हैं, और वो जो प्रोग्राम इटसेल्फ एक गारंटी होता है कि आप डिफॉल्ट नहीं करोगे। लेकिन हालत पतली है। नंबर 1, अभी भी आपके जो नंबर्स आए हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, वो लेस देन 1% आए हैं पहले समाही के। 1% भी पाकिस्तान की ग्रोथ नहीं है, और पाकिस्तान की जो आबादी है वो 2.6% पर एनम से बढ़ रही है। आबादी आपकी 2.5% से बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। GDP आपकी 1% से भी कम ग्रो कर रही है। तो ये बड़े इंडिकेटर्स हैं। हाँ, रिलेटिव स्टेबिलिटी मैं कहता हूँ कि आपके जिस तरह आपके गैर मुल्की अदायगियों का दबाव था, आपके दिवालिया होने की बात हो रही थी, गैर मुल्की रिजर्व जो थे वो 4 अरब डॉलर से भी नीचे चले गए थे, आप वो तकरीबन 12 अरब डॉलर के करीब है। तो रिलेटिव टर्म्स में आप एक स्टेबिलिटी लेके आए। मैक्रो स्टेबिलिटी का क्लेम करती है हुकूमत, क्या वो वाकई इज इट देयर? इन अ सेंस कि वो एक जो पैनिक अनसर्टेनिटी वो खत्म हो गई है। अच्छा, यहाँ से जो आगे का सफर है वो 3 से 4 साल का है। आज आप विक्ट्री डिक्लेयर नहीं कर सकते। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की कि बिजली की कीमतें कम करने से, देखिए इस वक्त जो आपको पता है कि पाकिस्तान में बिजली पैदा करने की क्या एवरेज कीमत है? सिर्फ 11 रुपए फी यूनिट है। एवरेज कीमत पाकिस्तान में बिजली पैदा करने की आज भी 11 रुपए फी यूनिट है। so, बाकी टैक्सेस है 18 रुपए फी यूनिट आप देते हो आइडल कैपेसिटी, ये हो गए 29 रुपए। इसके ऊपर 3-3.5 रुपए होता है इनका एक जो आपका प्रॉफिट मार्जिन होते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की। जो असल प्रॉब्लम है वो टैक्सेस, सरचार्ज और क्रॉस सब्सिडी। जो गवर्नमेंट अभी किसी से मुज़ाकरात की बात करिए, कभी किसी से, हर वो 3-4 IPPs के साथ तो हो गया ना काम। उससे फायदा आपको है 70 पैसे फी यूनिट का। ठीक है, that is like peanuts. It's nothing. उतना तो आपको फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में हर महीने ऊपर नीचे हो जाता है, बल्कि इससे ज्यादा हो जाता है। जो असल सेविंग है, जो मोहम्मद अली साहब हैं, जो कमेटी को इसको लीड भी करते हैं गवर्नमेंट के, जो SAPM है, उनको भी मैंने बताया और बाकी लोगों को भी बताया कि असल प्रॉब्लम कहाँ पे है। उनको आपने बताया? मैंने उनको बताया कि भाई ये देख लो, ये भी कर लो।
वो ये है, शहबाज राना आपको हुकूमत पे होना चाहिए। अभी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले भी मेरी एक गुफ्तगू हो रही थी, उसको ऑफ द रिकॉर्ड रखते हैं। उसको मुझे जर्नलिज्म कर लेने दें, वो भी जाएगी। देखिए 17 रुपए फी यूनिट हुकूमत मेरे से, आपसे, ये जो दो लोग बैठे हुए हैं, इनसे सब्सिडी ले रही है, ठीक, लेके वो उनको दे रही है जिनको सब्सिडाइज करना चाहिए। अब मेरा काम रियासत की जिम्मेदारी मैं पूरी नहीं कर सकता। अगर किसी को सब्सिडी देनी है तो हुकूमत पाकिस्तान अपनी जेब से दे, अपने बजट से दे, वो भी टैक्स पेयर का पैसा होता है। यहाँ पे मेरे से पूरी कॉस्ट भी रिकवर हो रही है और 17 रुपए तक है, किसी का 12 है, किसी का 10 है, किसी का 8 है। 17 रुपए कल सुबह प्राइम मिनिस्टर खत्म कर सकते हैं अगर करना चाहे, क्योंकि वो ज्यादती है, वो ज्यादती है। तो क्यों नहीं करते खत्म वज़ीर आज़म? क्योंकि अगर वो 17 रुपए फिगर खत्म होगा तो बजट में से 600 अरब रुपए की सब्सिडी और निकालनी पड़ेगी। ये 600 अरब रुपया चूंकि बजट से नहीं निकाला जा रहा, आपके, मेरे और हम सब के जो इस जेबों से निकाला जा रहा है, उनकी जेबों से निकाला जा रहा है। तो इसके ऊपर हुकूमत बात नहीं करती। मैंने मोहम्मद अली साहब को ये रिक्वेस्ट की थी, इसके ऊपर बात करें आप। अली गौहर साहब, इन सब का आपने जवाब देना है, ये सबकी बातें आप सुन लें, सबकी गुफ्तगू आप सुन लें। रियासत अली आज़ाद साहब, आपका एक बड़ा वाज़े, बड़ा दो टोक और अनफ्लिंचिंग मौक़िफ़ है। मिलिट्री कोर्ट्स में जो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, वहाँ पे एक जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई ऐसा जुर्म होगा जो कि मिलिट्री एक्ट के तहत आता है तो ट्रायल भी फिर मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। और फिर आपने देख लिया कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुए, उनको अपील का हक भी है, 63-65 की अपील गई भी है और बाकियों ने रहम की अपील की तो उनको माफ़ भी कर दिया गया। तो प्रॉब्लम क्या है फिर? देखें गरीदा, इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जो जवाद ख्वाजा साहब की पिटीशन थी ना, आर्मी एक्ट 1952 का, जो उन्होंने सेक्शन 21D को चैलेंज किया था कि ये अल्ट्रा वाइज है टूवर्ड्स दी फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट विच हैव बीन सेफगार्डेड इन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर नंबर 1, ठीक, उसमें था। तो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि यस ये अल्ट्रा वायरिस है। उस जजमेंट को चूंकि असेल कर दिया गया वो रिव्यू के अंदर और उसका ऑपरेशन सस्पेंड हो गया। अब वो मैटर जो है सब जुडिस है बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हमारा जो दूसरा आपके क्वेश्चन का हिस्सा था कि जी वो ट्रायल हो भी गए और उनको माफिया भी मिल गई, उसमें एक चीज़ अर्ज करना चाहता हूँ। जो आर्मी एक्ट 1952 है उसका सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 और उसका रोमन 1 है, उसके अंदर ये है कि प्री ट्रायल और पोस्ट ट्रायल दो इफेक्ट्स हैं उसके, कि जी पार्डन किस स्टेज पे दिया जा सकता है और कौन दे सकता है। कौन दे सकता है उस हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दे सकता है या फेडरल गवर्नमेंट दे सकती है या नॉट लेस देन द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर दे सकता है या जिस शख्स को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एम्पावर करे वो कब पार्डन दे सकते हैं। एक तो बात ये है कि जिनको सेंटेंस दे दी गई हो, जिनको कन्विक्ट कर दिया गया हो, प्री ट्रायल आप नहीं कर सकते। चूंकि आपके भी इल्म में है कि प्री ट्रायल वो जैसे अंदलीब और वो मुराद रास और फला जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उनको पार्डन दे दिया गया, जो कि नहीं, उनके खिलाफ तो केस चल ही नहीं रहा था ना मिलिट्री कोर्ट में। मुलजम तो वही थे ना, नहीं मिलिट्री कोर्ट में केस तो नहीं था ना। ये मेरा अर्थ तो सुने ना, अब जिनको सजाएं हुई 2 साल की, इसको हम अपनी जबान में शॉर्ट सेंटेंस कहते हैं, जो अपीलेट कोर्ट में ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है। क्या है आपके नजदीक? अब मैं एक चीज ये थोड़ा सा क्लैरिफाई करके उसमें मैं बताता हूँ। अब उसमें अगर आपने पार्डन देना है तो पहले वो अपील एग्जॉस्ट करेगा, उसके बाद फिर उसकी चूंकि बाद में रिट शुरू होती है, अपील का खत्म हो जाता है तो फिर मर्सी पिटीशन। आपने तो अपील से पहले आपने उनको दे दिया और बकौल उन लोगों के कि हमने पिटीशंस दायर नहीं की। हमारे पास ना चार्ज की शीट है, चार्ज शीट नहीं है, ना जजमेंट है, ना एविडेंस है कि किस ग्राउंड पे व्हाट आर द रीजंस ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑल दीज अक्यूज। हमारा कंसर्न क्या है कि मिलिट्री कोड के अंदर आर्टिकल 10 और 10A वो हमेशा लैकिंग करता है। उसके अंदर आप देखिए उसका जो कन्विक्शन रेट है वो 100% है। और आपने देखा कि इस मुल्क के 27 मुआहदे हैं जो इस हवाले से हैं और हमारी कन्विक्शन ये है कि चूंकि सिविलियन जो है वो अंडर गवर्न नहीं होते आर्मी एक्ट, लिहाजा उनको ट्राई वहां पे नहीं किया जा सकता। इसलिए कि अगर आपने करना है तो उनको ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन में आप उनको ट्राई कर जगह। अगर आपके पास इतनी एविडेंस है तो व्हाई नॉट यू हैव टू प्रोड्यूस द एविडेंस इन द ऑर्डिनरी कोर्ट एंड गिव देम द सेंटेंस। सर 1.5 साल से चल रहा था ना, यू हैव टू प्रूव योर केस बियॉन्ड शैडो ऑफ डाउट। इट इज योर ड्यूटी, इट इज ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। आप ये नहीं कह सकते कि भाई होकर क्रोक जैसे कहा जा रहा है कि जी आप जाके मिलिट्री कोर्ट में जाए। देखें डाउट तो कहां से क्रिएट हो जाता है कि ना वहां पे चार्ज फ्रेम हुआ, ना आपको पता है एविडेंस क्या है, ना आपको पता है। देखिए इंपॉर्टेंट बात, जहां पे कंप्लेनेंट भी हो,
जहां पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी वो, जहां पे जज भी वो, तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट द जस्टिस वुड बी डन। हम तो कहते हैं इट इज नॉट अ जस्टिस दैट द जस्टिस हैज बीन डन, बट इट सीम्स टू बी डन। राइट। अली गौहर बलोच साहब, आपने सबकी गुफ्तगू सुन ली, सियासत के हवाले से भी, मईशत के हवाले से भी, मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पे, सबका जरा जवाब दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिर है कि तमाम दोस्तों ने अपना अपना मौक़िफ़ दिया है और मैंने तमाम की बातें गौर से सुनी हैं। पहली बात तो ये है कि बात ये हो रही थी कि इमरान खान से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, और बानी पीटीआई जो हैं वो मतलब है कि उनसे मुलाकात, जिस तरह से आपने खुद बात की कि जो लोग जिसके जेल मैनुअल के अंदर इजाज़त है उन तमाम लोगों की तो मुलाकातें हो भी रही हैं, और बल्कि उससे जिनकी नहीं इजाज़त उनकी भी काफ़ी हद तक हुई हैं। लेकिन मुझे वो वक्त भी याद आ रहा है क्योंकि मैं एक सियासी कारकुन हूँ, जब नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे, मरियम साहिबा जेल के अंदर थी और शहबाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे। उस वक्त एक पाबंदी लगाई गई थी कि रिलेटिव्स के अलावा, जो कि खूनी रिश्ते हैं, उनके अलावा कोई नहीं मिल सकता। और जब इमरान अहमद न्याजी ने मुंह पे हाथ रख के कहा था, फेरा था कि भाई मैं मतलब है कि एसी भी बंद कर दूंगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, मकाफत अमल भी है। और आपको याद है पुराना वक्त याद कर लिया, लेकिन उस वक्त इमरान खान कहते थे मुज़ाकरात नहीं करूंगा। आप तो आज कह रहे हैं, आपने तो खुद ऑफर की मुज़ाकरात की, और आपने खुद कमेटी में ऑफर की कि इमरान से मुलाकात करें और उसके बाद तीसरा राउंड करेंगे। मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ। देखें, बात यह है कि वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, तो इसके बावजूद और कोई मुलाकातें बंद कर दी गई। अब जितने रिश्तेदार थे वो जेलों के अंदर थे, और सूरत हाल ये थी कि मुलाकात करने वाला ही कोई नहीं था। और जाहिर है कि वो एक टेक्निकली उन्होंने एक पाबंदी लगाई और उसके बाद किससे मुलाकात नहीं। हमने ठीक है सर, ये पॉइंट ऑफ व्यू आ गया ना आपका। ये फरमाइए कि अभी आप इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करने दे रहे मुज़ाकराती कमेटी को? नहीं, मुलाकातें तो हो रही हैं। नहीं, मुज़ाकराती कमेटी को नहीं हो रही ना सर, टॉक्स कमेटी को नहीं हो रही। देखिए, बात ये है कि जब ये मुज़ाकराती कमेटी बनी है और ये सारा कुछ हुआ है, तो ये बानी पीटीआई को ऑन बोर्ड लेकर किया गया। आज अगर वो मुज़ाकराती कमेटी को मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो अपने वकला के जरिए कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं। ये तो एक बहाना है मुज़ाकरा लटकाने का, एक्चुअली वो मुज़ाकरा में संजीदा नहीं है। दूसरी तरफ उनके अकाउंट से ट्वीट्स आ रही हैं, और वो ट्वीट्स भी आप मीडिया पे कम से कम पढ़ के तो सुना दें कि वो किस किस्म की आ रही हैं। बड़े सख्त हैं वो, बड़े सख्त अल्फाज हैं। जिसका के ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी इजहार भी किया, और उन्होंने कहा है कि ये मुज़ाकरात तो हमें तो उन्होंने तो कहा कि मुझे तो ये एक ड्रामा लग रहा है कि एक तरफ से ट्वीट्स की जा रही हैं। भला मुझे ये बताएं भाई, आप एक किस्म का तो आप फेवर लेना चाह रहे हैं ना। जाहिर है कि हम भी बिल्कुल हमने ये इनिशिएटिव लिया। हम तो डे वन से ये कहते हैं कि आप अपने रवैये इंतशार पसंदी की बजाय सियासी बनाएं, सियासी पार्टीज के साथ गुफ्तगू करें, सियासी तौर पर रास्ता लें। अली गौहर साहब, आप ओनर्स जो है वो पीटीआई पे डाल रहे हैं और पीटीआई की लीगल टीम को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि जी वो पैगाम रसानी का, वो कबूतर का काम बीच में कर लें, ब्रिज का काम बीच में कर लें। एक जरा ब्रेक ले लें। अली गौहर साहब, वापस आपकी तरफ ही आऊंगी। अपना मईशत का शहबाज राना साहब के बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं, और उसी तरह रियासत अली आज़ाद साहब के भी बेहतरीन पॉइंट्स हैं, उनका जवाब देना है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। अली गौहर बलोच साहब और एडवोकेट सैयद अली बुखारी साहब मौजूद हैं। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मौजूद है हमारे साथ शहबाज राना साहब, रियासत अली आज़ाद साहब, एडवोकेट सैयद अली बुखारी साहब और अली गौहर बलोच साहब। जी अली गौहर साहब, देखें, जिस तरह से आपने मईशत के बारे में जिक्र किया, तो मैं ये अर्ज करूंगा कि वो फिर रेफरेंस तो कोट करने पड़ते हैं। देखें, सबसे बड़ा जो बिजली का बहरान था वो उस वक्त था जब 2013 में हमारी गवर्नमेंट बनी थी, और उस वक्त पूरे पाकिस्तान का आवाम का एक ही मुतालबा होता था कि ये जो लोड शेडिंग है इससे जान छुड़ाई जाए। इसके बावजूद कि नवाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ लोड शेडिंग का खात्मा किया, बल्कि 6.5 रुपए और 7 रुपए के दरमियान बिजली का रेट रहा उनके दौर में। उस वक्त भी APP थी। असल बेड़ा उस वक्त गरक हुआ जब 18 में गवर्नमेंट बनी, तो इन्होंने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए, और उन कर्जे लेने के बाद साथ साथ पाकिस्तान के रुपए की भी डिवेल्यूएशन की। वो जब डिवेल्यूएशन हुई और उसके बाद आपने देखा कि इकोनॉमी भी ग्रो ना की, और जो हमारा GDP ग्रेथ जो रेट था वो 6% पर चला गया था, उसको भी नीचे ये माइनस पर लेकर आ गए थे। उस वक्त से आज तक हमारी मईशत प्रॉपर तरीके से संभल नहीं पाई।
लेकिन अगर आप मौजूदा हुकूमत को मईशत को संभालने का क्रेडिट ना दें, ये तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट देखना चाहते थे, ये तो श्रीलंका की मिसालें दिया करते थे। आज फिर ये लोग परेशान हैं कि मईशत जो है वो ग्रो कर रही है, मुआशी हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट नीचे आए हैं, फिर उसके साथ साथ आपने देखा है कि जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है वो बेहतरी की तरफ नहीं है, और इसी तरह से अब हम फिर उसी पटड़ी की तरफ चढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक आपने कहा कि IMF से जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब के आप बयान कोट कर रही हैं, उसका मकसद उनका यही है कि अभी हम उस सर्कल से 100% नहीं कह सकते कि बाहर आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम उस तरफ चल पड़े हैं। आने वाले वक्त में ना सिर्फ कर्जा उतरेगा बल्कि आप देखेंगे कि बिजली के रेट भी कम होंगे, और जब बिजली के रेट कम होंगे, महंगाई तो आज 4% पर आ चुकी है। आप दीगर चीजों देखें ना, पहले तो डॉलर स्टेबल ही नहीं हो रहा था, तो महंगाई का नीचे आना भी अच्छा साइन है। मतलब ये कोई आज से 1 साल पहले 30% इसका मतलब जो फिगर्स आप लोग दे रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई में कमी हो गई या फूड इन्फ्लेशन में कमी हो गई। सिर्फ फूड इन्फ्लेशन का सिर्फ जो बढ़ने का रेट था वो जरा कम हो गया है, महंगाई अभी भी मार्केट में मौजूद है। डेली फूड बास्केट है, जो मंथली फूड बास्केट है, वो वैसे की वैसे लोगों को महंगी पड़ रही है। और जो चीजें आपकी अच्छी हैं, शहबाज राना साहब ने भी एडमिट किया है, मैं भी उनको एडमिट करती हूँ कि स्टॉक मार्केट आपकी अच्छी है, इंटरेस्ट रेट आप डाउन कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो आपकी एलिमेंट्स है, इकोनॉमिक एलिमेंट्स, वो बता दिए हैं शहबाज राना साहब ने कि बिजली की कीमत आप लोग कैसे अवाम की जेबों में से निकाल रहे हैं। आप लोग चाहें तो आज कम कर सकते हैं, आपको IMF का मिन्नत तरला करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नहीं बिल्कुल जाहिर है कि आपको पता है कि जिस तरह से IMF के प्रोग्राम चल रहे हैं, और उसके साथ साथ जब तक हम इन चीज़ों से बाहर नहीं आते तो हमें उसमें अभी जाहिर है कि IMF को एतमाद में लेना पड़ेगा, एतमाद में लेना पड़ेगा। ये वो हकीकत है जिससे हम लोग एतमाद में तब लेते हैं जब डिसीजन आपका अपना हो। नहीं बिल्कुल, लेकिन यहाँ तो आपने IMF से इजाजत लेनी है सर। नहीं, आप इसको जो भी ट्रांसलेट कर लें, लेकिन ये एक हकीकत है कि उसके लिए अभी कुछ टाइम दरकार है। लेकिन ये जरूर है कि हमारी हुकूमत का अज़म जरूर है। अच्छा। और आप देखेंगे अभी कुछ दिन पहले नवाज शरीफ साहब फैसलाबाद आए, उनके साथ मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, उसमें ये इशू डिस्कस हुआ। तो उसमें भी उन्होंने हमसे यही कहा कि मुस्तकबिल करीब में हमारी जो सबसे पहला जो कोशिश है वो बिजली की कीमतों को कम करना है। और आप देखेंगे कि ये आने वाले चंद महीनों में ये खुशखबरी आपको देंगे। आप चंद महीने कह रहे हैं शहबाज राना साहब, जरा रियलिस्टिक और आपकी बचत करते हुए वो 3-4 साल का आपको मार्जिन दे रहे थे, आप वो मार्जिन वैसे ले लेते, लेकिन चले आपने चंद महीने की बात कर ली है। एडवोकेट सैयद अली बुखारी साहब वो सारा मुद्दा PTI की लीगल टीम पे डाल रहे हैं कि आप लोग भी तो वहाँ से पैगाम लेकर एक्सटेंड कर सकते थे नेगोशिएशन कमेटी को, जो कि हो सकता था। देखिए गरीदा, अली गौर साहब या मैं तो कमेटी में नहीं है, कमेटी इनकी तरफ से, ठीक है, इनकी तरफ से जो है कमेटी के अंदर इरफान सदीकी साहब स्पोक्स पर्सन उसके, और रियाज सादिक साहब जो हैं आपके पार्लियामेंट और आपके नेशनल असेंबली के जो हैं वो कस्टोडियन हैं, उन दोनों ने बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 7 सारे लोग कमेटीज़ के मौजूद थे, और उन्होंने कहा जी कि हम इनको फ्री एक्सेस देंगे। और क्वाइट ऑब्वियस बात है कि जब आपका लीडर अंदर जेल में बैठा हुआ है और आपने जो बात भी करनी है उनके साथ डिस्कस तो करनी है आपने, इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये तो हो ही नहीं सकता ना। अब ये आगे कह रहे हैं तो ये या इरफान सदीकी को झुटला रहे हैं, या सादिक को झुटला रहे हैं, या राना सनाउल्लाह को झुटला रहे हैं, या अपनी कमेटी को झुटला रहे हैं। अब आ जाता हूँ लीगल कमेटी में, क्योंकि मैं लीगल कमेटी का बेचता हूँ, और मैं आपको 2 दिन पहले की बात, 3 दिन पहले की बात बता देता हूँ। लीगल कमेटी के ऊपर आ जाता हूँ। हम उसे मिलने गए, खान साहब को मिलने गए जेल में, 6 बंदे जाते हैं वकला, उनमें मैं भी था। उन्होंने कहा अली बुखारी की जगह किसी और को ले जाएं लीगल कमेटी में आप, और जो लीगल कमेटी का हिस्सा है या नहीं वकील है उसको ले जाएं, इनको आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? प्यार ज़्यादा होगा, ठीक है, बट द इशू ये है प्रॉब्लम नहीं है प्यार ज़्यादा, बट इशू ये है कि जब आप हमारे लीगल कमेटीज़ को भी नहीं मिलने दें, आप पॉलिटिशियंस को भी मिलने ना दें, और जो हमारी तरह के पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो वकील भी हैं, जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, जिन्होंने मारें खाई हैं 10-15 साल से, और हम लोग एक पॉलिटिकल स्ट्रगल के बाद यहाँ पहुँचे, अब हमें भी ना जाने दें। और आप कहेंगे बात होगी तो इसमें किसके पार्ट पे आएगा? ये बर्डन मेरे पर नहीं आ सकता, मेरी पार्टी पे नहीं आ सकता, मेरे लीडर इमरान खान पे नहीं आ सकता। आप गवर्नमेंट में हैं, आप पावर कॉरिडोर में हैं, आपका काम है 2 स्टेप आगे बर्डन आपको दे रहे हैं। क्विकली देन आई विल गो टू शहबाज राना साहब। वो एक बर्डन आपको दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान के ट्विटर से जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं और बड़े जारहाना बयानात हैं, इनके बारे में नहीं, इनकी बात नहीं है। अगर आप इस डिबेट को खोलेंगी ना तो फिर तो इनके ख्वाजा आसिफ साहब के स्टेटमेंट देख लें। स्टेटमेंट्स मेरे लिए वो मैटर करती हैं इनके लीडर्स की जो आपके अंदर कमेटी में बैठे हुए हैं।
आउटसाइड द कमेटी मैंने ख्वाजा साहब पे आप मुझे कहेंगी भी मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट है ना, इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है, अगर आप मिलने देंगे, अगर आप उनको हमें मिलने नहीं देंगे और ये चीज़ उनको अंदर पता चलेगी कि कमेटी डिस्कशन कर रही है और कमेटी में बैठ के अगले कहते हैं कि आप जाएं मुलाकात करें, आपको मुलाकात का राइट ना हो, अदरवाइज जब दिल करे आप 12 बजे तक अदालत लगा लें और वहाँ पर जाके बैठे रहें और बगैर 342 के बयानों के भी डिसीजन आ जाए और जब रेट्स आगे हों, बहुत सी चीज़ें गरीदा इसके अंदर ऐसी हैं जो अंडर क्वेश्चन है। अंडर क्वेश्चन पाकिस्तान है, पाकिस्तानी है, इट डजंट मीन के वन रॉन्ग मेक्स टू रॉन्ग्स मेन अनदर वन गुड थिंग, दिस इज नॉट द वे। बेसिकली इस तरह नहीं होता ना। बेसिकली आपने किसको लेके चलना है, आपने ऑनेस्टी को लेकर चलना है, ठीक, आपने किसको लेकर जाना है, ट्रांसपेरेंसी को लेकर चलना है, आगे आपने किसको लेकर चलना है, रूल ऑफ लॉ को लेकर चलना। नहीं तो कह दें रूल ऑफ लॉ नहीं है, या कह दें हमारे बस में नहीं है जी, हम वो हस्ती नहीं है जो मिला सकते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, तीसरी चीज़ तो इधर नहीं हो सकती। ये सारी बातें मैं आपसे 2018 के बाद भी कर सकती थी, लेकिन तब आप प्रोग्राम्स में शिरकत नहीं फरमाते थे, और अगर कभी पीटीआई की दोबारा हुकूमत आ गई तो ये सारे सवाल फिर मैं आपसे दोबारा करूंगी। मुझे 2013 वाला भी मुझसे करेंगी तो मैं उससे प्रिपेयर होकर ही आता हूँ, आपको पता है मेरा कि मैं आपको ये भी बताता कि 4 सीट्स खुली थी, 4 सीट्स खुली थी। लेकिन चलें ये एक आपको बेनिफिट ऑफ डाउट या मार्जिन देते हैं कि दोबारा अगर पीटीआई की हुकूमत आ गई, दैट्स अ वेरी बिग इफ, तो फिर यानी रूल ऑफ लॉ और सब मामलात पे सवालात आपसे फिर दोबारा कर लेंगे। शहबाज राना साहब, अली गौहर बलोच साहब कह रहे हैं कि जी सब ठीक हैं, अभी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उसकी तरफ तवज्जो है, अभी 5-6 महीनों में चीज़ें ठीक हो जाएंगी हमारी। देखिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के ऊपर इस वक्त एक प्रेशर है, और वो प्रेशर बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से आ रहा है और कुछ पार्टी के अंदर से आ रहा है कि आप इकॉनमी को ग्रो करवाएं। हाँ। अभी ग्रोथ रेट है 1% भी नहीं है जी, लेकिन मैं इन दोनों जो शख्सियात हैं और जो हमारे लीडर्स हैं गवर्नमेंट के, उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी टाइम नहीं आया इकॉनमी को ग्रो करवाने का, क्योंकि इस वक्त अगर पाकिस्तान की इकॉनमी को ग्रो करवाएंगे, वो कैसे करवाएंगे, जैसे पीटीआई ने भी करवाया था और पीएमएलएन ने अपने आखिरी साल में करवाया था 2018 में। कर्ज लेके जब आप ग्रोथ करते हो तो फिर पटाखा पड़ता है। 2018 में पीएमएलएन ने कर्ज लेके ग्रोथ करवाई, 6.2% की ग्रोथ की पीटीआई की गवर्नमेंट आते ही आईएमएफ के प्रोग्राम में। 2022 में इन्होंने पीटीआई की गवर्नमेंट ने आके वो गलती की, इन्होंने ग्रोथ करवाने की कोशिश की कर्ज लेके, इन्होंने आईएमएफ के प्रोग्राम को डीरेल किया। हाँ। क्या नतीजा निकला कि आते ही पीडीएम की गवर्नमेंट आईएमएफ की गोद में वापस। तो इस वक्त जो हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर आ रहा है और हर तरफ से प्रेशर आ रहा है, उस प्रेशर को सस्टेन करना ही सबसे बड़ा काम है। लेकिन शहबाज, आज भी रिपोर्ट आई है हुकूमत की अपनी, और वो कर्जों के हवाले से बड़ी डैमिंग, बड़ी अलार्मिंग रिपोर्ट है कि इस वक्त तक इस हुकूमत के कर्जे सबसे ज़्यादा हो चुके हैं। देखिए अगर अभी भी कर्जों पे ही चल रही है तो इसके अलावा इस वक्त सूरत हाल ये है कि वफाकी हुकूमत की जितनी भी आमदन है उसमें सूबों को उसका हिस्सा देने के बाद नेशनल फाइनेंस कमीशन के बाकी जो पैसा बचता है वो इतना भी नहीं है कि कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी कर सकते। तो बाकी जो मुल्क का सारा निज़ाम है जिसमें दिफा है, डेवलपमेंट है, तनख्वाहें हैं, वो नया कर्जा लेके इस साल भी जो एस्टिमेटेड नया कर्जा इस हुकूमत ने लेना है वो 8,600 अरब रुपए का नया कर्जा है। ठीक है, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये 8,600 अरब अगर ये कर्ज लेके ग्रोथ करवाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है इनको 10,000 अरब या 11,000 अरब रुपए का कर्जा लेना पड़े। ये पॉइंट है। जितनी आपकी मजबूरी है इस वक्त कर्जा लेने की वो तो आप लेंगे, वो चाहे पीटीआई की गवर्नमेंट हो, पीडीएम हो, ये गवर्नमेंट हो, कोई उनको लेना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की मजबूरी है। इस वक्त जो एक होता है ना बड़ी पॉपुलर, मैं भी कह सकता हूँ जी कि हुकूमत बड़ी नालायक है, 1% पे ग्रो कर रही है, इनको ग्रोथ करनी चाहिए, ये एक जो है ये स्टेटमेंट ठीक नहीं होगी पाकिस्तान के हालात के मुताबिक। जब मैं क्यों कह रहा हूँ पाकिस्तान को 3 से 4 साल चाहिए ग्रोथ करने के लिए, इसलिए कि हमारे जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो आज भी ख़राब हैं। आज भी हमने दूसरों का 17 अरब डॉलर का एक साल के अंदर कर्जा देना है, टोटल हमने 26 अरब डॉलर का कर्जा देना है, इसमें 9-10 अरब डॉलर हम देने जा रहे हैं, बाकी नहीं दे सकते। तो जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी तब तक आप ग्रो करने की ज़्यादा कोशिश बढ़ेंगी जब आपकी बिजली की कीमतें कम नहीं होंगी। और इसमें सिर्फ एक बात बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अली गौहर साहब ने कहा ना कि ये पीटीआई का कसूर नहीं है कि ये जो कीमत आज 70 रुपए फी यूनिट है बिजली की, ये जुलाई में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की काबीना ने ये नई कीमत अप्रूव किया जिसमें 17 रुपए की क्रॉस सब्सिडी जुलाई 24 अभी जी। अली गौहर बलोच साहब ये फैक्ट नोट कर लीजिए और मुझे एक ब्रेक लेनी है। बजट की तैयारी भी हो रही है, उस पर वापस आके शहबाज साहब से सवाल करेंगे, अली गौहर बलोच साहब से हैं, रियासत अली आज़ाद साहब से सवालात हैं, एडवोकेट सैयद अली बुखारी साहब भी मौजूद हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक देन कम बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं आज एडवोकेट सैयद अली बुखारी साहब, अली गौहर बलोच साहब, शहबाज राना साहब और रियासत अली आज़ाद साहब। रियासत अली आज़ाद साहब, आपसे मुझे जो इस वक्त मुज़ाकरात के मामलात चल रहे हैं उस पर भी बात करनी है। एक तरफ 9 मई 26 नवंबर पर पीटीआई डिमांड कर रही है जुडिशल कमीशन बनाया जाए, फिर साथ में सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री
कोर्ट्स के हवाले से वो केस भी चल रहा है। 9 मई के मुजरिमान को सजाएं भी हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें पैरेलल या तो चल नहीं सकती, क्योंकि इनका कोई एक फैसला, कोई एक नतीजा तो आ नहीं सकता, और इस सब का इम्पैक्ट आपके नज़दीक पॉलिटिक्स पे, मुज़ाकरात पे पड़ेगा। डेफिनेटली ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट विद ईच अदर है। ठीक है, इनको आप वो नहीं कर सकते कि आप इसको डिस्टिंग्विश कर सके। डेफिनेटली आप देखें जैसे कि केस जिसका डिसीजन आना है वो भी इससे क्लब हो चुका है एक किस्म का। लोगों का जो इम्प्रेशन है वो यही है कि यस, तो इस वजह से आपका भी यही इंप्रेशन है? मेरा भी बिल्कुल यही है, और इससे सवालिया निशान भी है, अदलिया की साख के ऊपर भी है। मेरा ये सवाल भी है, मेरा ये सवाल भी है कि इस केस की वजह से शायद ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि अगर ये ना हुआ तो फिर ये है, और ये हुआ तो फिर ये है, तो ये इससे अदलिया की साख जो है उससे कुछ भी ना हुआ तो फिर क्या होगा? फिर कुछ और भी हो सकता है। फिर 13 को फैसला आ जाएगा। जी, फिर फैसला आ जाएगा, और फैसला आपको पता है कि जो हिस्ट्री है वो दोहरा दी जाएगी, और फिर हाई कोर्ट के अंदर उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ये होगा। और अल्टीमेटली उस केस के अंदर, चूंकि मेरी जाती राय में, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, सेक्शन 24 डिसऑनेस्टी जिसको डिफाइन किया गया है, रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन, उसकी बुनियाद पर अगर देखा जाए तो ये केस नहीं बनता, इसके अंदर कोई जान नहीं है। ठीक, अली गौहर बलोच साहब, एक तो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से रियासत आज़ाद साहब ने पहले गुफ्तगू की थी, उसका जवाब दीजिए। शहबाज राना साहब ने कह दिया कि आप जो मुद्दा सारा PTI पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने फैक्ट बता दिया कि जुलाई 24 में बिजली का टैरिफ इसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना में अप्रूव हुआ। अली गौहर साहब जी देखें, बिल्कुल इस गवर्नमेंट में भी बड़े बिजली के रेट, लेकिन उससे पहले तो आपको याद है ना, आप तस्लीम कर रहे हैं अपनी गलती। नहीं तो वो क्या था, वो तो जाती दफा कह कर गए थे कि माइंस बिछा के जा रहे हैं, वो तो जाती दफा कह के गए थे कि हम मईशत का जो है, यही तो हम कहते हैं कि वो तो भुरकस निकाल के गए थे, और उन हालात में हमने मईशत को संभाला। मुश्किल फैसले बिल्कुल हो गए हमारे, उस दौर में भी हुए, मैं कब कह रहा हूँ उस दौर में नहीं हुए, लेकिन वो किस लिए हुए? आज आप देखें ना कि आज हम बेहतरी की तरफ चले गए ना। अगर वो तो रहते तो खैर से, हम तो बिल्कुल आसमान से जमीन की तरफ हमारा मुंह था, और नीचे की तरफ डे बाय डे जा रहे थे। और उनका तो आज भी IMF को खतूत लिखना कि भाई पाकिस्तान को कर्जा ना दे, हर जगह पर पाकिस्तान के खिलाफ बात करनी, मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, चाहे कोई जर्नलिस्ट हैं, चाहे कोई दीगर मकातबे फिक्र के लोग हैं, उनकी ट्रोलिंग की जाती है। जो बानी PTI के खिलाफ बात करता है, तो वो तो खैर आप मतलब है कि छोड़े कि वो तो सिलसिला पूरी दुनिया देख रही है जिस तरफ जा रहा है। दूसरी बात ये है कि आज से कुछ साल पहले तक तो बानी PTI जो है वो तो बड़ी वकालत करते हुए नजर आते थे, मिलिट्री कोर्ट्स के फायदे बताते हुए नजर आते थे। वो ये भी बताते हुए नजर आते थे कि जो आर्मी चीफ होता है वो तो कौम का बाप होता है। तो हम उनकी किस बात को कहें कि वो सच है और किस बात को कहें कि गलत? मैं तो उनकी इसी बात से इम्प्रेस हूँ कि भाई ये जो अदालतें हैं, चूंकि प्रोसिक्यूशन का निज़ाम ठीक नहीं, लिहाजा फौजी अदालतों में जाहिर है जिन लोगों ने कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला किया है, जिन लोगों ने पेशावर का रेडियो स्टेशन जलाया है, जिन लोगों ने शोधा के मुजस्मों को तोड़ा है, उनको हम दहशतगर्द ना कहें तो वो क्या कहें? अगर दहशतगर्दी वाला वाकया आप सियासी लिबादा ओढ़ के आपकी दहशतगर्दी आप छुपा तो नहीं सकते सियासत के पीछे ना। मुझे ये बताएं, नून लीग की हुकूमतें कितनी दफा टूटी? नून लीग की हुकूमतें तोड़ने के बाद मार्शल लॉ लगाए गए। नवाज शरीफ साहब कितनी दफा जेलों में बंद रहे, भुट्टो साहब को फांसी दी गई। तो उसके बाद मुझे बताएं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी PTI के अलावा जिन्होंने इस किस्म के दहशतगर्दी के वाकयात किए हों? हमने प्रोटेस्ट जरूर किया, और हम आज भी सियासत के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि बिल्कुल करते हैं। हम कहते हैं, हम कहते हैं, लेकिन उसका ये तरीकेकार गलत है। सर मुझे कोई एक वाकया बता दें कि आज भी तनकीद करते हैं आप, कोई एक स्टेटमेंट बता दें मुझे आज। देखिए, नहीं, हम आज ये जरूर कहते हैं, हम ये कहते हैं बासियत सियासतदान के एस्टेब्लिशमेंट का, और क्या इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम किसी सियासी पार्टी से डायलॉग नहीं करेंगे, हम PTI से भी नहीं करेंगे। ये तो एस्टेब्लिशमेंट का मौकिफ है ना। आप कहते हैं कि हम आज भी एस्टेब्लिशमेंट के सियासत में किरदार पर तनकीद करते हैं। वज़ीर आज़म साहब तो हर चीज़ का क्रेडिट अस्करी क़यादत को देते हैं। देखें, जो अस्करी क़यादत का काम है, अगर वो अच्छा काम करें तो वो एस्टेब्लिशमेंट तो पूरी दुनिया में है।
कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें नहीं है? और अगर हमारी अफवाज अच्छा काम करती हैं, अपना रोल अदा करती हैं, तो हम उनकी क्यों तारीफ नहीं करेंगे? जहां हम तनकीद करते हैं फिर हम उनके अच्छे काम की जो है वो तारीफ भी करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि आप सियासत का लिबादा ओढ़ पर मुल्क के ऊपर दावा कर दें। आप केपीके के सारे वसाइल, मैं बड़े मुख्तसर से टाइम कम रह गया मुझे एडवोकेट बुखारी साहब का और शहबाज साहब का भी जरा कमेंट मैं ये गुजारिश करूंगा, इंडिया में 50 रियासतें हैं, उनके कितने वजीर आला जिन्होंने वफाकी कैपिटल के ऊपर चढ़ाई की और धावा बोला और इस तरह से आकर पूरे मुल्क का निजाम सोपताज किया। आज भी इनका माइंड सेट वही है, 9 मई वाला ही है। ठीक, एडवोकेट बुखारी साहब आपका लास्ट कमेंट। कुछ मामला बात यह है कि कहना बड़ा आसान है लेकिन प्रैक्टिकल करना बड़ा मुश्किल है। मुझे तो हमारे भाई अली गौर साहब की बात समझ में नहीं है कि वो कहना क्या चाहते थे। क्वेश्चन आपने क्या पूछा था, जवाब उसका क्या आया। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, मैं अब इसको थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊँ। 2022 अप्रैल में से लेके आज तक यही हुकूमत में बैठे हुए हैं। 23, 24, 25 जनवरी स्टार्ट हो चुकी है। ये अलामा भी थे, ये फाजल भी थे, ये आलम भी थे, ये तजर्बाकार भी थे। पाकिस्तान को बहुत कुछ चलाया इन्होंने। तजर्बाकार से लेके ये तहजीब याफ्ता भी थे, ये बहुत कुछ थे जो कुछ दुनिया में खसूसियात इनमें पाई जाती थी। लेकिन पाकिस्तान को लेकर कहाँ पर आ गई? आप कह रहे हैं कि नाकाम हो गए? एब्सोल्युटली नाकाम। 24 मैं अभी कंफर्म भी कर रहा था भाई से, 24 IMF प्रोग्राम्स पाकिस्तान की सारी तारीख में आए हैं आज तक 75-78 सालों में। उसमें से 24 में से 16 ये भाई लेकर आए हैं उसके अंदर। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ें इन्होंने पहले भी कहा था और ये कि जी अंदर फेंक दिया। भाई ज़रा अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को हमने नहीं अंदर भेजा था जेल में, उन्होंने अपनी बेल विड्रॉ की थी विदाउट आर्गूमेंट, खुद गिरफ्तारी देकर अंदर गए थे। वो किसने कहा था, किसके कहने पे कि आई डोंट नो, लेकिन ज़रा चेक कर लीजिएगा रिकॉर्ड अपना कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी बेल विड्रॉ की थी, आर्गूमेंट्स नहीं किए थे। रियासत अली आज़ाद साहब बैठे हुए हैं, बड़े सीनियर कानूनदान हैं, सदर हैं बाहर के, ये भी बता देंगे जब बेल विड्रॉ करें और खुद गिरफ्तारी दें तो उसका क्या होता है। उनके कहने उसके बाद ये था कि जी केसेस जो है वो बहुत से विरासत में बने हुए थे। यकीन जाने जब मियाँ साहब गवर्नमेंट से गए उसके बाद जब उनकी इंक्वायरीज चल रही थी, चीज़ें हो रही थी, हम हुकूमत में थे, शायद खान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे। और उससे पहले भी जो आई थी जिसके अंदर इनकी मेफर लैंड्स और बाकी चीज़ों का जिक्र आया था, हमने नहीं आया था, बाहर से यार आया था रिकॉर्ड के ऊपर लेंगे जरूर। अच्छा मैं 2 चीज़ें आपको मिनट्स देने हैं शहबाज साहब को, लेकिन क्विकली प्लीज। अब बात यह है कि हम तो पॉलिटिकल वर्कर हैं ना, हम तो मुल्क को आगे लेके जाने की बात करते हैं, हम तो पॉलिटिकल विजडम की बात करते हैं। पॉलिटिकल विजडम ही गरीदा प्रिवेल करेगा तभी आगे लेकर चलेंगे ना। आप कहते हैं आपके स्टेटमेंट्स देख लें अपनी उठा के, आप ज़रा COD पढ़ लें जिसपे आप हमेशा पीपल्स पार्टी और आप बहुत ज़्यादा नाज और नखरा करते होते हैं, जरा COD को पढ़ लें, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। चार्टर ऑफ डिमांड्स जो कि इन राइटिंग नहीं दिया गया। चार्टर ऑफ डिमांड्स हमारी मिनट ऑफ मीटिंग्स आ चुकी हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ इट। और मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं नहीं, इट्स नॉट इंटरेस्टिंग, इट इज इंटरेस्टिंग, यस डेफिनेटली। व्हाई? बिकॉज के हम कहते हैं इनोसेंट लोगों को छोड़ दो, इनोसेंट प्रिजनर्स को। नंबर 2 हम कहते हैं जुडिशियल कमीशन बना दें, 25 करोड़ अवाम, 25 करोड़ अवाम के ये पहले हमें मुलाकात के लिए तो भेज दें तो हमें पता चल जाए इनका वजन क्या है। शहबाज साहब, ये क्या IMF का लास्ट प्रोग्राम हो सकता है या होगा? दूसरा, बजट की तैयारियां भी अब शुरू हो चुकी, तो किस किस्म का बजट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए एक सिर्फ मैं क्विकली कमेंट करूंगा जो अली गौर साहब ने कहा, अब माजी के बिल्कुल बरक्स ये जो नया IMF का प्रोग्राम है ना, इसमें सूबों ने कुछ 10 से ज़्यादा शराइत जो है उस पर अमल दरामद करना। पहले सिर्फ वफाकी हुकूमत करती थी, एक शायद सूबों से रिलेटेड होती थी, अब 10 से ज़्यादा। अभी तक के जो रिजल्ट्स आए हैं, और मैं बात कर रहा हूँ पहले क्वार्टर की, सितंबर तक के पीरियड की, दिसंबर के अभी नताइज नहीं आए। सबसे जो बेहतरीन कोऑपरेट कर रही है गवर्नमेंट वो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है। अच्छा, वो सियासत प्ले नहीं कर रही, सिंध कर रहा है, सबसे ज़्यादा सियासत IMF के ऊपर सिंध कर रहा है, उसके बाद कुछ पंजाब कर रहा है, और सबसे कम सियासत KPK कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2, ये आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वो खैर डिटेल में कभी बात होगी। बट तीसरी बात, बजट अभी इट्स टू अर्ली, लेकिन अगेन बजट जो होगा ये प्राइम मिनिस्टर के लिए एक चैलेंज होगा कि क्या वो उन्होंने जब भी एक पॉलिसी अपनाई हुई है कि बहुत ज़्यादा अखराजात में खर्चे अभी भी हो रहे हैं, 20% से बढ़ रहे हैं, लेकिन कोशिश हो रही है किसी तरीके से खर्चों को कम कर लिया जाए। खर्चे कम करने उन्होंने, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स को अलाउ नहीं करना, मैनेज इंटरनेशनल ट्रेड उसी से रिलेटेड, और इकॉनमी को 6% पे ग्रो करवाने की कोशिश नहीं करनी, तो आपका मुल्क आगे चलेगा, और यही बजट का मोटो होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब, रियासत अली आज़ाद साहब, एडवोकेट सैयद अली बुखारी साहब और अली गौहर बलोच साहब। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।